नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। लैपटॉप नहीं चल रहा था मेरा। ठीक है। हाँ। हम्म, इसमें क्या बोला गया था कि निम्न में किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की सूचकांक जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, एआई तैयार सूचकांक है, वो आईएमएफ करता है। ये 72वां, वर्तमान में भारत का 72वां स्थान है। भारत का स्थान है 72वां, और प्रथम स्थान सिंगापुर का है। सिंगापुर का, ठीक है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 जो है ना, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करता है। भारत का स्थान है 86वां, पहला स्थान पे डेनमार्क है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 10वां है, और प्रथम तीन में कोई नहीं है, लेकिन चौथा में डेनमार्क है। जलवायु जोखिम भी यही करता है, जर्मन बाद। भारत का स्थान छठा है, पहला स्थान पे डोमिनिका है। एशिया पावर सूचकांक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, लोबी इंस्टीट्यूट। भारत का स्थान तीसरा है, पहला स्थान अमेरिका का है, ठीक है। भारत में एक भारत हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल शुरू निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा एक देश एक धड़कन शुरुआत सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। जैसे नई दिशा पहल दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना। फिर है पशु औषधि पहल, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। किसानों और पशु पालकों को सस्ती पशु चिकित्सक दवाइयां उपलब्ध कराना। E0FIR अमित शाह द्वारा शुरू किया है, गृह मंत्रालय है। 34C के साइबर उपलब्धियों के निपटने के लिए। फिर है तेरे मेरे सपने, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया। शादी से पहले युवाओं को मानसिक और भावनात्मक सामाजिक रूप से तैयार करना। फिर है हमारी परंपरा हमारी विरासत, झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जनजातीय विरासत को राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शासन पे एकीकृत करना। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत और मिस्कोर व्यापार समझौता को विस्तार करने की घोषणा की है? ये किया है अर्जेंटीना के साथ। भारत और अर्जेंटीना ने मिर्कोस्कोर व्यापार समझौता को विस्तार करने का विचार बना रहे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, 2025 में ही, जुलाई 2025 में अर्जेंटीना के द्विपक्षीय यात्रा के करने वाला पहला प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की शहर चाबी से सम्मानित किया गया, शहर की चाबी से सम्मानित किया गया। भारत और ब्राजील ने भी मिस्कोर व्यापार समझौते को विस्तार करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। हाल ही में त्रिनोद और टोबैगो ने भारतीय मजदूरों के यहाँ पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये मनाया 180वां वर्षगांठ, 180वां वर्षगांठ। हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो ने भारतीय मजदूरों को वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 180वां वर्षगांठ मनाई। वर्ष 2025 में ही त्रिनाद और टोबैगो ने भारतीय मजदूरों को यहाँ पहुंचने की 180वीं वर्षगांठ मनाई, क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है ना, जुलाई 2025 में ही त्रिनाद और टोबैगो की यात्रा किया था, जहां भारत और त्रिनाद और टोबैगो के बीच 6 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की जो संसद है ना, उसको संबोधित किया, और वहां के सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। त्रिनाद और टोबैगो भीम यूपीआई अपनाने वाला विश्व का 8वां और पहला कैरिबियन देश बन गया, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने महिला शिक्षक दिवस के रूप में
मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस तेलंगाना सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सावित्री बाई फुल्लो की जयंती पर मनाने की घोषणा की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 25 मई 2025 की केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस आयुर्वेदिक पांडुलियों को पुनर्जीवित किया है? तो ये किया है द्रवकर्नेमेटिक और द्रवनागुटिक, ये इसका आंसर ये होगा, ध्यान रखना। मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलियों को पुनर्जीवित किया है? ये किया है सॉरी सॉरी हाँ, द्रवनात्मक घुटकी और द्रवनात्मक घुटकी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव का भेंट की। यह किस कला से बनी हुई है? ये बना है ढोकरा कला से, ढोकरा कला से। ये हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव की भेंट किया। ये किस कला से बनी हुई है? ढोकरा कला से, ढोकरा कला, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री को एक अनोखी ठोकरा कला से बनी पीतल की नाव की भेंट की, जिनमें से मोर की आकृति है और एक आदिवासी सवार दर्शाया गया है। ठोकरा कला एक आम गढ़वा कला भी है। बस्तर जिला जो है ना छत्तीसगढ़ में, गोंड गांव की कारीगर ढोकरा मूर्तियों का काम करते हैं। इसी कला का बनाई गई मूर्ति पुराने मोहनजोदड़ो से खुदाई से प्राप्त नितकर्ती लकड़ी की मूर्ति है ये, ठीक है। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा है? तो ये रखा है 2030 में। 2030 में बिहार 100% साक्षरता प्राप्त कर लेगा, 2030 में, ठीक है। ठीक है, और भी देखो बिहार सरकार की और भी आगामी लक्ष्य है कि एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है। हेपेटाइटिस को पूरा करने का खत्म 2030 है। सौर ऊर्जा से लगभग 30% बिजली बनाने का लक्ष्य 30% 2030 है। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का 2040। बिहार का ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 2070। टीबी को पूरी तरीका से खत्म करने का लक्ष्य 2025। हर खेत पानी का लक्ष्य 2025। बिहार की पहली नदी जोड़ो कोसी मेचिल लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य 2029। बिहार में खसरा रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य 2026, ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार जल जीवन हरियाली मनाने की घोषणा की गई। तो ये किया गया है प्रत्येक माह मंगलवार को, प्रत्येक माह मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा हर जीवन मतलब जल जीवन हरियाली मनाने के लिए प्रत्येक माह मंगलवार को किया गया। जल जीवन जो हरियाली मिशन है ना, तो बिहार सरकार ने 2019 में शुरू किया था। इसका यही था, जल संरक्षण करना, वृक्षारोपण और पर्यावरण को संतुलन करना। बिहार की और भी नए घोषित है, जैसे महाराणा प्रताप की जयंतियां 9 मई को बनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। शहीद दिवस 15 फरवरी को। विजय रोप दिवस वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल को। आयुष्मान आयोग शिविर प्रत्येक माह 14 तारीख को। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह 21 तारीख को। और मद्य निषेध 26 जनवरी को, ठीक है। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक, यौगिक। जब दो या दो से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। एक निश्चित अर्थ का बोध होता है, इसी को बोला जाता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। अंशुमान समास का विस्तृत भेद है, तो ये है अंशु है माला जिसकी ओह भी, ये होगा, ठीक है। बदलते रहना, बदलते रहना, बदलते रहना का अर्थ मतलब समझ रहे हो? बदलते रहना, ये हो जाएगा करवटे, करवटे बदलते रहना। 75 का है, क्या बोला गया? करे
द चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी यू हैव बीन ग्रेट हेल्प टू मी। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यही, ही टोल्ड मी दैट आई बीन ग्रेट हेल्प टू मी। ठीक है। ट्रांसलेट टू सेंटेंस टू इंग्लिश। दबे पांव चले, दबे पांव चले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दबे पांव चले, ये हो जाएगा वॉक ऑन द टिप टॉय। फिर चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, समबॉडी हैव बीन टेकन बुक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम बुक, माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन समबॉडी। ठीक है। यहाँ तक हिंदी भी था, खत्म हो गया। 78 कह रहा एक सुमिलित कीजिए। देखो 78 में जो है ना, 78 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कैसे, देखो एक के थी, प्रनोद जो था अवंती का राजा था। फिर उदयन, उदयन जो था वो वश का था। प्रसेनजित कौशल का, और अजात शत्रु मगध का। तो इस तरह से देखोगे ना तो आंसर देखो, जो चंड प्रोधा बोला जाता है वो शासक अवंती का शासक था। जो उत्तरी अवंती उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती महेस्ती थी। राजवश जिसे अवंती नरेश क्रोधक के उपचार के लिए एक राजवैद्य जीवन में मगध नरेश बिम्बिसार द्वारा अवंती में भेजा गया था। उदयन क्या था, उदयन जो था ना वो वश का राजा था, वश का। राजधानी इसकी कहाँ थी, कौसंबी। विस्तार था वश जनपद विस्तार, प्रयागराज के आसपास था। तो उदयन जो था, उदयन जो था वो वश की राजधानी था, वश। ठीक है। प्रतिष्ठित, ये शासक कौशल का शासक था। राजधानी भी इसकी श्रावती थी, श्रावती। रामायण काल कौशल की राजधानी अयोध्या था, और समकालिक गौतम बुद्ध के समकालीन था। ठीक है। विस्तार था ये नेपाल से लेकर दक्षिण सई नदी तक, और पश्चिम में पंचाल से पूर्वी गंडक तक फैला हुआ था। और अजात शत्रु मगध का शासक था। प्राचीन राजधानी जो राजगृह गृहबज कहलाता है, कालांतर में पाटलिपुत्रा है। विस्तार बज्जी को जीतकर मगध साम्राज्य में अजात शत्रु में मिला लिया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। प्रतोद अवंती का राजा था, उदयी वश का राजा था जो कौसंबी उसकी राजधानी थी। प्रसोद कौशल का राजा था, और अजातशत्रु मगध का। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये झाझवत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे, वर्षा के देवता थे। वर्षा के तो देवता थे ही। तो देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 1 और 2 1 4, तो 79 की क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ये झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। वैदिक देव इंद्र की अगर बात करें तो ये इंद्र जो थे ना, युद्ध युद्ध नेता और वर्षा के नेता थे, युद्ध नेता और वर्षा के नेता थे। अग्नि देवता मनुष्य के बीच मध्यवस्थ करते थे। वरुण जो थे वो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, शरीर के देवताओं, समुद्र के देवताओं और विश्व के जो भयानक थे ना उसके बीच में थे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था। मोडी लिपि, तो देखो मोडी लिपि का जो थे ना वो मराठा के लेखों में किया जाता था, याद कर लो, मराठा के लेखों में। ये जो था ये मराठा के लेखों में किया जाता था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा के लेखों में किया जाता था। मोडी लिपि जो था वो इस लिपि का नाम जिसका प्रयोग सन 1150 में महाराष्ट्र के जो प्रमुख भाषा मराठी है ना उसको लिखने के लिए किया जाता था। तो मूल भाषा जो उद्गम भावसी के सत्र में, मतलब शब्द में शिरकत है अनुवाद, इसका अर्थ था तोड़ना या मोड़ना। तो मोडी 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 लिपि का प्रयोग मराठा के लिए किया जाता था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भोपाल के किस वीर ने
बहादुरगिरी पूर्ण संघर्ष का बलिदान दिया था? तो ये दिया था फाजिल मोहम्मद खान ने। फाजिल मोहम्मद खान ने जो 1857 का जो देखो 1857 का आपको पता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोपाल के फजील मोहम्मद खान था ना, बहादुरी पूर्ण संघर्ष का बलिदान दिया था। फाजिल मोहम्मद खान 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर का भी समर्थन किया था। बहादुर शाह जफर का देखो एक बार समझते हैं। दिल्ली दिल्ली का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। और ब्रिटिश जो दमन किए थे वो थे जॉन निकोलस और हंडसन। लखनऊ का किया था बेगम हजरत महल। ब्रिटिश दमनकर्ता था हेनरी लॉरेंस कैपेबल। कानपुर का किया था नाना साहेब और ताता टोपे। इसका किया था कैपेबल। झांसी का था ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और ताता टोपे। इसको दमनकर्ता थे जनरल फिरोज। जगदीशपुर बिहार का था कुंवर सिंह और अमर सिंह विशेष आयर। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कैपबल। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली ब्रिगेडियर जनरल ने। और बरेली में खान बहादुर खान कैपेबल था। और गढ़ मडवा जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ कमांडर क्लार्क थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तो किस गवर्नर ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी? ये फहराया था, बहुत मजा आया था उस समय, लॉर्ड वेलेस्ली ने। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तो उस समय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश पताका फहराई थी? तो ये फहराया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। देखो लॉर्ड वेलेस्ली जो था ना, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में धाराशाही हो रही थी तो उस समय लॉर्ड वेलेस्ली ही भारत का विदेशी पताका कर रहे थे। लॉर्ड वेलेस्ली जो था ना, ये 1798 में भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। और ये पता है स्वयं का बंगाल का शेर कहता था। ये खुद का बंगाल का शेर कहता था। शेर कहता था खुद का। इन्होंने सहायक संधि लाया 1878 में सहायक संधि की नीति लाई। ठीक है, सहायक संधि की नीति लाई। और 1798 में ही संधि हैदराबाद के निजाम के साथ की गई। सहायक संधि का स्वीकार करने वाले मैसूर था, तंजौर था, अवध था, पेशवा था, बाबर के भोसले था, सिंधिये था, जोधपुर थे, ये सब थे। समझ रहे हो ना? फिर जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग करते हुए जो भारतीय नरेश की सहायता के बदले में धन देने के लिए शुरुआत की, परंतु सहायक संधि का जो व्यापारिक उपयोग है ना, वो वेलेस्ली ने ही किया था। ठीक है, वेलेस्ली द्वारा ही 1799 में प्रेस पे सेंसर लगाया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। और वेलेस्ली ने ही कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया है। फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 में किया है और सिविल सेवकों के परीक्षित हेतु की थी, किंतु 1802 में इसने बंद कर हेलबेली परीक्षण दिया। फिर लॉर्ड लेक के 1803 में अंग्रेज ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टेल लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिमेंट बना। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैसूर के शासक टिप्पू सुल्तान ने विदेशी में आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किया था। बिल्कुल किया था, सही बात है, ये किया था। फिर है टिप्पू सुल्तान ने ब्रिटिश सेनाओं में 1780 में पालीपुर में हराया था। बिल्कुल हराया था, सही बात है। हैदर अली की मृत्यु 1783 को हुई थी? नहीं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के समय ब्रिटिश जनरल आयरकूट ने हैदर अली को प्रोटोवा के युद्ध में पराजित किया था। तो बिल्कुल किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। देखो सबसे पहले समझते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1767 से 1767 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें गवर्नर जनरल जो थे
वो लॉर्ड वेरेलेट थे, लॉर्ड वेरेलेट थे, और ये मद्रास के संधि से खत्म हुआ था। मद्रास के संधि कब? 1769 में। फिर द्वितीय हुआ 1780 से 84 के बीच में, 1780 से 84 के बीच में हुआ। उसमें वारन हेस्टिंग था, ये मंगलौर के संधि पे हुआ था, मंगलौर के संधि पे, मंगलौर के संधि पे 1784 में। फिर तृतीय हुआ 1792 से 1790 से 92, 1790 से 92, और उस समय हुआ था कॉर्नवालिस के समय था, कॉर्नवालिस के समय। और ये श्रीरंगपट्टनम के संधि पे हुआ था, श्रीरंगपट्टनम के संधि पे 1792 में। और चौथा जो हुआ वो 1799 में हुआ था, 1799 हुआ, जो लॉर्ड वेलेस्ली हुआ था। मैसूर पर अंग्रेज का विजय हुआ और सहायक संधि हुआ। तो जो इसी समय मारा गया था ये, ठीक है। तो जो मैसूर का टिप्पू सुल्तान विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो बिल्कुल किए थे। टिप्पू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कोल्हापुर में हराया था, बिल्कुल हराया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्य के सर आयरकुट हैदर अली को पोटेवा के युद्ध में पराजित किया था, तो बिल्कुल किया था। तो देखो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1767 से 69 में हुआ, मद्रास के संधि के तहत। इसमें देखा जाए तो जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेरेलेट था, लॉर्ड वेरेलेट, ठीक है। फिर हुआ 1780 से 84 में मंगलोर के संधि पर, इसमें वारन हेस्टिंग था, वारन हेस्टिंग। फिर है 1790 से 92 में, 1790 से 92 में ये हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि पर, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ 1799 में, जो लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर के अंग्रेज के विजय और सहायक हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताई थी? तो ये बताया था इसमें लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में ये बात बोला गया था, ठीक है। मतलब लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था ना, लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू किस अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन में था। देखो बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, जैसे 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। फिर 1931 में हुआ कराची में, वल्लभ भाई के पटेल की अध्यक्षता में, मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव किया था। यहीं पे गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन हुआ था। फिर 1936 के लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को सोल्व करने के कुंजी बताया था। फिर 1937 में फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रथम अधिवेशन जो था वो गांव में हुआ था। फिर 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन यही किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 1938 के फिर 1939 में त्रिपुरा में हुआ, सुभाष चंद्र बोस मतलब राजेंद्र प्रसाद यहाँ बने थे। सरकारी गठन का प्रसंग गांधी जी के विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग कर दे दिया, फिर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। फिर 1940 का रामगढ़ में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। फिर 1946 में मेरठ में हुआ था, आचार्य जेपी कृपलानी स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की अंतिम अधिवेशन और आजादी के समय के अध्यक्ष यही थे। और 1948 में जयपुर में हुआ था, पट्टा सीतारमैया में स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। देखो 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव, इसी में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन। 1936 में लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया। फिर 1937 में फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू
प्रथम अधिवेशन गांव में हुआ। फिर 1938 सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सुभाष चंद्र बोस हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया। फिर 1939 त्रिपुरा सुभाष चंद्र बोस राजेंद्र प्रसाद कारकारी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद से त्याग दे दिया था। फिर अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 1940 में रामगढ़ में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे। फिर 1946 में मेरठ में हुआ। आचार्य जेपी कृपलानी स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन और अध्यक्ष थे। फिर 1948 में जयपुर में हुआ। पट्टा सीतामरैया के अध्यक्षता में और स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में आया था। इसमें क्या क्या किया गया था? इसमें सबसे पहला प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, केंद्र में राज्यों में द्वैत शासन। फिर क्या किया गया? एक पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन बना। फिर पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था किया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था किया गया। फिर निर्वाचक मंडल का जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसको जारी रखा, जिसमें सिख थे, यूरोपियन थे, फिर क्या बोलते हो, सिख थे, यूरोपियन थे, और कौन थे? एंग्लो इंडियन थे। ये सब इसमें किया गया था। ठीक है, ये थी। तो बोला गया रिपोर्ट की निंदा के बाद करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न कौन सी पार्टी का बनाया था? कौन सी पार्टी बनाया था? तो ये पता है कौन सी पार्टी बनाया था? ये इंडियन लिबरल फेडरेशन था। ये आंसर होगा इसका। कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई गर्मपंथी नहीं, नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन। देखो, कांग्रेस नेताओं ने क्या किया? जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार को निंदा करने पे कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया। 1919 में उदारवादी नेताओं में सबसे ज्यादा थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन भारतीय उदार संघ का गठन किया। इस संघ की स्थापना तेज बहादुर, सरपू, एम जयर आदि ने भूमिका निभाई और तेज बहादुर सरपू अखिल भारतीय संघ के अध्यक्ष थे। इस संघ के सहयोग के साथ नई नीति बनाई गई और इस तरह से देखा जाए तो 1918 में मॉन्टेगू का समर्थन किया। स्वराज पार्टी कब बना था? 1923 में बना था। स्वराज पार्टी जो था वो 1923 में बना था। 1923 में किसके द्वारा? असहयोग आंदोलन के जब वापसी हुआ था ना, तो संसद में प्रवेश करने के प्रस्ताव में ही CR दास और नेहरू द्वारा कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। लेकिन क्या हुआ? यह प्रस्ताव कांग्रेस की सहमति नहीं बनी, जिसके कारण दोनों नेताओं ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस छोड़ दिया और 1923 में फिर पार्टी बनाई कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी बोलो। इन्हें प्रो चेंजर कहा गया, बल्कि विरोधियों को नो चेंजर करार दिया। फिर था इंडियन फ्रीडम पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। देखो यहाँ पे ना एक भारतीय उदारवादी पार्टी थी जो 1959 से 1974 तक अस्तित्व में रही। इसकी स्थापना C राजगोपालचारी द्वारा किया गया था। ठीक है, इनमें कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? तो प्रार्थना समाज की मांग था सभी। प्रार्थना समाज की मांग था कि अस्पृश्यता का अंत हो, विधवा पुनः विवाह नियम हो और स्त्री शिक्षा हो। तो ये इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, जो प्रार्थना समाज की स्थापना पता है 1867 में। 1867 में किसने किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में किया था। कहाँ किया था? बम्बई में किया था। आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन की जो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। फिर 1869 में महादेव गोविंद रनाल्डे ने इसी प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज के प्रसिद्ध दिलाने वाले महादेव गोविंद रनाल्डे को जाता है। ठीक है, प्रार्थना जो समाज के द्वारा बोले थे ना कि एकेश्वरवाद पर जोर और हिंदू समाज में
व्यस्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई। फिर प्रार्थना समाज में ही बाल विवाह प्रथा, बहु विवाह, जाति प्रथा, स्त्री शिक्षा विवाह को प्रोत्साहन दिया। फिर यही आगे जाके महादेव जो गोविंद रनाल्डे है ना, वो शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में पुणे में एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो ये था हमारा इटली। इटली नहीं था, इटली नहीं था। देखो इटली जो था ना, वो त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, क्योंकि जब 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बनाया था। कौन कौन? ध्यान से सुनो। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बनाया था। और 1907 में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ने त्रिगुट के विरोध में एक त्रिअ संधि बना लिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 से 1918 तक चला। 1918 तक चला। तो जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण यही था कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार ऑक ड्यूक फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी में सेराजोवा में 28 जून 1914 को हत्या हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर इटली हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो थे ना एक गुट में थे। और इटली था, फिर ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, हंगरी था, एक गुट में था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। तो गुलाबों का युद्ध कब पता है कब हुआ था? ये हुआ था 1455 से 1485 में हुआ था। 1455 से 1485 में हुआ था। इसमें इंग्लैंड की क्रांति बोल सकते हो कि इंग्लैंड की जो गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्व 1688 में, उस समय इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय था। इसीलिए शतवर्षीय जो युद्ध है ना, 1756 से 1763 में हुआ था। जो इंग्लैंड के सामंत के राजा जॉन 1215 में एक अधिकार पत्र पे हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, और अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा सर्व साधारण के अधिकार की घोषणा पत्र था। और एलिजाबेथ प्रथम ने ट्यून्स के वंश से इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। फिर इंग्लैंड के जो राजा थे ना, चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई, और गृह युद्ध के दौरान राजा को समर्थकों को कैलवियर कहा गया, और संसद के समर्थकों में रॉन्ड हेड्स कहा गया। ठीक है, अगला है गुलाबो, तो ये समझ में आ गया। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना संबंधित है, तो ये है अमेरिकी क्रांति से। ये है अमेरिकी की क्रांति से। ठीक है, अमेरिकी के क्रांति से। बोस्टन की चाय की घटना अमेरिकी क्रांति से। बोस्टन की जो चाय की घटना है ना, वो कब हुआ था? ये हुआ था 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक तत्कालीन कारण था। इसी घटना का नाम सैमुअल एडम्स कहा जाता है। 1765 में जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ग्रेनविल, उन्हीं में एक्ट पारित किया था। ठीक है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला? 4 जुलाई 1776 को मिला। और अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस संधि के तहत समाप्त हो गया। अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध के तहत इंग्लैंड के जो शासक था ना, जॉर्ज द्वितीय, उसके साथ एक घोषणा किया, नेचुरल सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड है। अगला है कि खनिज पायराइट्स कहाँ मिलता है? तो देखो ये जो है ना, ये है, देखो पायराइट्स जो है वो रोहतास में मिलता है। यूरेनिया गया में मिलती है। गलेना मुंगेर में मिलता है। और एबेस्टियस बांका में मिलता है। सॉरी बांका में नहीं, ये है मुंगेर में मिलता है। और गलेना, रुको जी इसको सही समझाते हैं।
देखो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, जो 90 का है वो ए का तो ए होगा। पायराइट जो होती है ना वो रोहतास में मिलता है। यूरेनियम जो है वो गया में मिलता है, गया में, ठीक है। और ग्लेना जो है ना वो बांका में है, बांका में। और एबेक्सस मुंगेर में। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो सोना जो है ना, आपको पता है सोना सबसे ज्यादा, अगर बिहार की बात करें तो जमुई भी पश्चिमी चंपारण में मिलता है। पायराइट सबसे ज्यादा रोहतास में मिलता है, रोहतास में। अभ्रक की बात करें तो नवादा में, जमुई में, गया में। एवेस्टस मुंगेर में। सोरा सोरा मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पूर्वी चंपारण, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और गया में मिलता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा। मोनाजाइट्स गया मुंगेर में। यूरेनियम गया और नवादा में सबसे ज्यादा, गया में सबसे ज्यादा यूरेनियम। गलेना बांका में। चूना पत्थर कैमूर, देखो ये पूछा जाता है, चूना पत्थर कैमूर और रोहतास में, ये ध्यान रखना। चूना पत्थर जो है वो कैमूर और रोहतास में। सीसा सबसे ज्यादा पटना में, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद भागलपुर। ग्रेनाइट सबसे ज्यादा भागलपुर में। क्वार्टस सबसे ज्यादा मुंगेर में। बेरिलियम गया में। डोलामाइट रोहतास में। और फेल्सपार गया में। कागज रोहतास में, उसके बाद समस्तीपुर। और बलुआ पत्थर रोहतास में। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले सोना, एक एक डिस्ट्रिक्ट। सोना सबसे ज्यादा जमुई में, जमुई में। फिर अगर मैं बात करूं पायराइट्स सबसे ज्यादा रोहतास में, रोहतास में सबसे ज्यादा। फिर है अभ्रक, अभ्रक सबसे ज्यादा मिलती है नवादा में। फिर एबेस्टिस, एबेस्टिस एबेस एबेस्टेसस सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो मुंगेर में, मुंगेर में। फिर है सोरा, सोरा की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मोनाजाइट, मोनाजाइट मोनाजाइट जो मिलती है वो मिलती है गया में सबसे ज्यादा। फिर है यूरेनियम, यूरेनियम गया में। फिर गलेना बांका में। चूना पत्थर कैमूर में, कैमूर में। फिर सीसा पटना में। ग्रेनाइट भागलपुर। क्वार्टज मुंगेर। बेरिलियम गया। डोलामाइट रोहतास। पोलतास गया। कागज रोहतास। बलुआ पत्थर रोहतास। पायराइट के उत्पादन में रोहतास बिहार का एकाधिकार है, मतलब वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो ये हुआ था 12 जून 1757, सॉरी 1857 को, 1857 को शुरू किया गया था, ठीक है। 1857 को देखो क्या हुआ था, मैं पूरा इसको पूरा दिया हुआ डिटेल में देखो। 1857 की क्रांति बिहार के रेफरेंस में सबसे पटना में जो विद्रोह का शुरुआत हुआ ना, पटना में जो शुरुआत हुआ वो 3 जुलाई, 3 जुलाई, 3 जुलाई, 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ पटना में। पटना में 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ। पीर अली और वारिस अली ने किया था। पीर अली और वारिस अली में कहा, पटना में। फिर 7 जुलाई को 1857 को पीर अली को फांसी दे दी गई, तो उसका कहानी तो खत्म हो गया। फिर से 25 जुलाई 1857 को पीर अली की फांसी की खबर सुनकर उसके जो दानापुर के रेजिमेंट थे ना, 3 प्लेटनों को विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह को अपना नेता चुना। फिर कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के शाहबाबाद के जमींदार थे और 1857 की क्रांति में बिहार के सबसे प्रमुख नेता बने। फिर 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में असंतुष्टि विद्रोह सैनिकों ने मेजर हेन्स सहित अन्य अधिकारियों की हत्या कर दी। फिर दानापुर रेजिमेंट में सिपाहियों की मदद से कुंवर सिंह ने आरा पर कब्जा किया। फिर 29 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने डनवर की सेना को हराया। फिर 14 अगस्त 1857 को
आयर ने पुनः आरा पर कब्जा कर लिया। फिर आरा से निकलकर कुंवर सिंह ने रीवा पहुंचा। फिर वहां राजा के कुंवर सिंह को विरोध में जनता को सहयोग किया। फिर कुंवर सिंह ने नवंबर 18